हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सभी का इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज हम पुणे बीएससी सेकेंड ईयर एंड बीएससी बीएड सेकेंड ईयर की काइनेटिक थ्योरी एंड थर्मोडायनेमिक्स का है ना, काइनेटिक थ्योरी एंड थर्मोडायनेमिक्स का पार्ट नंबर 46 लेकर आए हैं ना। आज के अपन इस पार्ट में कुछ अलग से टॉपिक देखेंगे। जैसा कि आपको पता है, अपन ने सबसे पहले देखा था उष्मागतिक ताप पैमाना। पीछे वाले पार्ट में अपन ने क्या देखा था, थर्मोडायनेमिक्स, टेम्परेचर और स्केल। और इसमें अपने पास जो ताप पैमाना आया था वो कितना आया था कि जो Q1/Q2 है वो किसके बराबर हो जाएगा, τ1/τ2 है। यही अपने पास थर्मोडायनेमिक्स टेम्परेचर स्केल आया था। ठीक है, फिर अपन ने इसके अंदर परम शून्य ताप की परिभाषा देखी है ना। परम शून्य ताप जो मैंने आपको बताया था वो कितना होता है, वो हो जाएगा आपके पास नीटा बराबर 1 या 100%। ये चीज़ अपन ने देख ली थी। आज अपन क्या करेंगे, एक अननोन टेम्परेचर ज्ञात करेंगे। वो भी अच्छा क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछते हैं कि अज्ञात ताप को ज्ञात करना है। तो आज अपना टॉपिक हो जाएगा कि आज अपना टॉपिक हो जाएगा आज का अपना टॉपिक है उष्मागतिक ताप पैमाने में उष्मागतिक ताप पैमाने में एक अंश का आकार है ना। ये आपका टॉपिक हो जाएगा उष्मागतिक ताप पैमाने में एक अंश का आकार, द साइज ऑफ 1 डिग्री, द साइज ऑफ 1 डिग्री है ना। अच्छा टॉपिक है आपका कि उष्मागतिक ताप पैमाना है ना। उष्मागतिक ताप पैमाना जो पढ़ा था उसमें अगर आपको 1 डिग्री का आकार पूछ ले तो कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले जो अपना कार्नो साइकिल था ना उसको अपन देख लेते हैं। कार्नो साइकिल के अनुसार ही होगी सारी चीज़ें। ये अपना कार्नो साइकिल जो बना था वो ऐसे है ना, फिर उसके बाद ऐसे, फिर उसके बाद ऐसे और ऐसे, ये चीज़ आई थी। अब इसमें अगर अपन ऐसे 100 पार्ट मान ले, इसके कितने पार्ट बना ले, ऐसे 100 पार्ट, तो क्या होगा अपने पास है ना। ऐसे कंटिन्यू अगर अपने पास 100 पार्ट हो जाए तो क्या चीज़ होती है, आइए। तो P और V के मध्य आपका कर्व है और इसमें वही A, B, C और D। जैसा कि अपने को पता है तो S और तो I उष्मागतिक ताप पैमाने में टेम्परेचर क्या लेते हैं अपन, टो के रूप में लेते हैं। तभी अपने पास नई चीज़ आई। तो ये कोई आपका पैमाना है, इस प्रकार आपका डायग्राम है ना। तो अपन लिखना शुरू करेंगे कि उष्मागतिक पैमाने के एक भाग का आकार ज्ञात करने के लिए एक भाग का आकार ज्ञात करने के लिए है ना, एक भाग का आकार ज्ञात करने के लिए तो S व तो I के मध्य कार्य करता हुआ, तो S व तो I के मध्य कार्य करता हुआ एक उत्क्रमणीय कार्नो इंजन लेते हैं। एक उत्क्रमणीय कार्नो इंजन लेते हैं। कौन सा उत्क्रमणीय कार्नो इंजन लेते हैं, जिसमें AB व CD के ताप क्रम से तो S व तो I है। ऐसे ले रहे अपन उत्क्रमणीय कार्नो इंजन और उसके अनुसार अपन देखें। फिर आगे चलिए आप क्या है, अतः कार्नो इंजन द्वारा किया गया कार्य अपने को बताएं। अतः कार्नो इंजन द्वारा किया गया कार्य
है ना, कि कार्नो इंजन द्वारा किया गया कार्य कितना हो जाएगा, किया गया कार्य W बराबर आयत ABCD का क्षेत्रफल, एक आयत बन रहा ना उसमें ABCD का क्षेत्रफल, आयत ABCD का क्षेत्रफल। ठीक है, यही चीज़ होगी कार्नो इंजन द्वारा किया गया कार्य कि आयत ABCD का क्षेत्रफल। ठीक है, तो इस कार्य क्षेत्र को एक बार थोड़ी थ्योरी ले लेता हूँ ना, फिर मैं आपको समझाऊंगा। इस कार्य क्षेत्र को इस कार्य क्षेत्र को 100 बराबर भागों में बांट दिया जाए तो 100 बराबर भागों में बांट दिया जाए तो, है ना, 100 बराबर भागों में बांट दिया जाए तो, है ना, इस कार्य क्षेत्र को 100 बराबर भागों में बांट दिया जाए तो ऊष्मागतिकी ताप पैमाने के, तो ऊष्मागतिकी ताप पैमाने के एक अंश का आकार है ना, ऊष्मागतिकी ताप पैमाने के एक अंश का आकार उत्क्रमणीय इंजन के स्रोत व सिंक के तापांतर के बराबर होता है। उत्क्रमणीय इंजन के स्रोत व सिंक के तापांतर के बराबर होता है, तापांतर के बराबर होता है, अर्थात टो एस माइनस टो ई बराबर 100। ये हो जाएगा गिवन अननोन फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये चीज़ हो जाएगी यहाँ पर, ये हो जाएगा आपका अज्ञात ताप। बस आपको ऐसे कैसे समझाना है, सॉरी, एक भाग का मान जो 100 बराबर भागों में पता है तो दोनों के तापांतर का अंतर वो 100 के बराबर है ना, ये आपको फॉर्मूला पुटअप करना है, तब जाके अपने पास ये जो चीज़ें हैं ना, ये वैल्यू आप जो भी निकालोगे वो आराम से इजी वे में अपने पास सोल्व हो जाएगी। ठीक है, तो एक बार आप शॉर्ट में वापस समझिए कि आपका टॉपिक है ऊष्मागतिक ताप पैमाने के एक अंश का आकार निकालना है। तो अपन ने डायग्राम बना लिया ABCD का इंजन। तो ऊष्मागतिक पैमाने के एक भाग का आकार ज्ञात करने के लिए टो एस और टो आई के मध्य कार्य करता हुआ एक उत्क्रमणीय कार्नो इंजन लेते हैं। ठीक है, एक उत्क्रमणीय कार्नो इंजन लिया जो टो एस व टो आई के मध्य कार्य कर रहे हैं, जिसमें AB और CD के ताप क्रम में से क्या है, टो एस व टो आई। AB और CD के ताप क्या है, टो एस और टो आई है। तो अतः कार्नो इंजन द्वारा किया गया कार्य कितना हो जाएगा, W बराबर जो आयत बन रहा उसका क्षेत्रफल, बीच में जो आयत बन रहा था ना ABCD, उसका क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल। तो अब देखिए इस कार्य क्षेत्र को 100 बराबर भागों में बांट दिया जाए। ये जो कार्य क्षेत्र है ना, ये पूरा, इसको अगर अपन 100 बराबर भागों में बांट दें तो ऊष्मागतिक ताप पैमाने के एक अंश का आकार, यानी एक अंश की जो साइज हो जाएगी वो हो जाएगी उत्क्रमणीय इंजन के स्रोत व सिंक के तापांतर के बराबर होती हैं, अर्थात टो एस माइनस टो ए बराबर 100। अब इसी में एक टॉपिक और, अगर आपको कोई अज्ञात ताप पूछ ले तो कैसे ज्ञात कर रहे, फॉर्मूला काम आएगा, ध्यान रखना ना, ये फॉर्मूला एक अंक का आकार हो गया। अब इसी में एक छोटा सा टॉपिक है कि अज्ञात ताप ज्ञात करना, इसी में एक टॉपिक है अज्ञात ताप ज्ञात करना, तब जाके पूरा आपका टॉपिक कंप्लीट है कि अज्ञात ताप ज्ञात करना। डिटरमाइन अननोन टेम्परेचर, डिटरमाइन अननोन टेम्परेचर। ठीक है, अज्ञात ताप ज्ञात करना, इसी से अपन ज्ञात करेंगे। कैसे करेंगे, तो शुरू कीजिए अपन कि माना एक कार्नो इंजन, जो अपन कार्नो इंजन लेके चल रहे हैं ना, वही चीज़ यहाँ पर, कि माना एक कार्नो इंजन टो एस पर, टो एस जो अपन ऊष्मा स्रोत लेके चल रहे हैं ना, टो एस पर क्यू एस ऊष्मा ग्रहण करता है, क्यू एस ऊष्मा ग्रहण करता है ना, कि माना एक कार्नो इंजन टो एस पर क्यू एस ऊष्मा ग्रहण करता है तथा टो आई पर क्यू आई ऊष्मा
क्या करता है, वो निष्कासित करता है। तो आई पर क्यू आई ऊष्मा निष्कासित करता है तो देखो, माना एक कार्नो इंजन टो एस पर कितनी क्यू एस ऊष्मा ग्रहण करता है तथा टो आई पर क्यू आई ऊष्मा क्या करता है, वो निष्कासित करता है। तो टो एस अपॉन टो आई बराबर क्यू एस अपॉन क्यू आई, यही चीज़ लिखते हैं अपन। या अपन अगर दोनों तरफ -1 से इसको मल्टीप्लाई कर लें, -1 तो इधर भी अपन क्यू एस अपॉन क्यू आई -1, ठीक है। या अगर आप इसके एलसीएम ले लो तो आपके पास क्या हो जाएगी, टो एस माइनस टो आई अपॉन टो आई बराबर क्यू एस माइनस क्यू आई अपॉन क्यू आई, है ना, क्यू एस माइनस क्यू आई अपॉन क्यू आई, ठीक है। यहाँ से अगर आप टो आई निकालो, यहाँ से अगर आप क्या निकालो, टो आई, यहाँ से अगर आप ट्रांसपोर्ट करते हो ना तो आपके पास टो आई बराबर हो जाएगा टो एस माइनस टो आई इंटू क्यू आई अपॉन क्यू एस माइनस क्यू आई, ये चीज़ हो जाती। अब अपने को पता है चूँकि टो एस माइनस टो आई किसके बराबर है, 100 के बराबर है, भी मेरे पास एक अंश का आकार आया हुआ है, तो अपन लिख सकते हैं यहाँ से टो आई बराबर 100 क्यू आई, टो आई बराबर 100 क्यू आई अपॉन क्यू एस माइनस क्यू आई। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बन गई। अब अपन क्या करते हैं कि अब यदि, अब आगे देखिए आप कि अब यदि कार्नो इंजन, अब क्या हो रहा है कि अब यदि कार्नो इंजन अज्ञात ताप टो, अब अपन ले रहे हैं अज्ञात ताप, है ना, अज्ञात ताप टो वे टो आई के मध्य, है ना, अज्ञात ताप टो वे टो आई के मध्य कार्य करता हो, अज्ञात ताप टो वे टो आई के मध्य कार्य करता हो, अर्थात टो पर, है ना, अर्थात टो पर क्यू ऊष्मा ग्रहण करता है, अर्थात टो पर क्यू ऊष्मा ग्रहण करता है ना, टो पर क्या ले रहा है वो, क्यू ऊष्मा ग्रहण करता है, अर्थात टो पर क्यू ऊष्मा ग्रहण करता है तथा टो आई पर क्यू आई ऊष्मा, टो आई पर क्यू आई ऊष्मा निष्कासित करता हो, क्यू आई ऊष्मा निष्कासित करता हो, तो अब अपने पास क्या हो जाएगा अगले स्टेप में कि टो अपॉन टो आई बराबर क्यू अपॉन क्यू आई, जैसा कि अपने को पता है टो अपॉन टो आई बराबर क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन क्यू आई। ठीक, तो यहाँ से अपन लिख सकते हैं कि टो बराबर, जो अपने को ज्ञात ताप निकालना है, टो बराबर टो आई इंटू क्यू अपॉन क्यू आई, ठीक है। टो आई का मान रखने पर, टो आई का मान रखने पर ये रखिएगा तो आपके पास हो जाएगा टो बराबर 100 क्यू आई अपॉन 100 क्यू आई अपॉन क्यू एस माइनस क्यू आई, ठीक है। इनटू में जो चल रहा है वो ऐसा कैसे आपके पास क्यू अपॉन क्यू आई, तो जो कटता है उसको आप काट लीजिए, क्यू आई से आपका क्यू आई कट गया और फाइनली आपके पास कितना आ गया, टो बराबर जो अज्ञात ताप अपने को निकालना है वो आ गया आपके पास टो बराबर 100 क्यू अपॉन क्यू एस माइनस क्यू आई, ये आपका अननोन टेम्परेचर है ना। उपरोक्त समीकरण से, उपरोक्त समीकरण से अज्ञात ताप
टो का निर्धारण किया जा सकता है ना। उपरोक्त समीकरण से अज्ञात ताप टो का निर्धारण किया जा सकता है। ओके, ऐसे निकालना अपने को। उपरोक्त समीकरण टो से अज्ञात ताप टो का निर्धारण किया जा सकता है। तो ये आपका टॉपिक पूरा कंप्लीट है। अज्ञात ताप का निर्धारण इसी के अंदर, और इसी के अंदर अपन ने क्या निकाल लिया, इसी के अंदर अपन ने निकाल लिया था एक अंक का आकार। पहला टॉपिक जो था ना आपके ऊष्मागतिक ताप पैमाने के एक साइज 1 डिग्री की, तो वो कितनी है आपके पास कि टो एस माइनस टो आई बराबर 100। एक अंश का आकार कितना आया, टो एस माइनस टो आई बराबर 100। ठीक है, फिर उसके बाद अपने की डिटरमाइन अननोन टेम्परेचर, अज्ञात ताप ज्ञात किया। तो अपने को पता है कि माना एक कार्नो इंजन टो एस पर कितनी क्यू एस ऊष्मा ग्रहण करता है तथा टो आई पर कितनी क्यू आई ऊष्मा निष्कासित करता है। इसको देखिए आप ध्यान से ना, तो आपको पता है क्या बन जाएगा, टो एस अपॉन टो आई बराबर क्यू एस अपॉन क्यू आई। ठीक, फिर उसके बाद दोनों तरफ अपन ने -1 से -1 ऐड कर लिया, कर सकते हैं अपन दोनों तरफ। फिर आप इसकी एलसीएम ले लीजिए तो आपके पास अगली स्टेप क्या जाएगी, अगली स्टेप हो जाएगी अपने पास टो एस माइनस टो आई अपॉन टो आई बराबर इधर भी हो जाएगा क्यू एस माइनस क्यू आई अपॉन क्यू आई, है ना। दोनों तरफ अपन ने एलसीएम ले लिया, और एलसीएम लेने के बाद अपने पास ऐसा इक्वेशन बन गया। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ से मैंने टो आई निकाला ट्रांसफर करके, तो आपके पास क्या बन गई कि टो एस माइनस टो आई इंटू क्यू आई अपॉन नीचे क्या हो गया क्यू एस माइनस क्यू आई। ठीक है, फिर आपको पता है कि टो एस माइनस टो आई का मान कितना होता है, 100 होता है। तो चलो आइए वो अपन रख लिया यहाँ पर, आपके पास वैल्यू होगी टो आई की 100 क्यू आई अपॉन क्यू एस माइनस क्यू आई। ठीक, फिलहाल इसको अपन ने कोई टो आई आपके पास टेम्परेचर आ गया, उसको अपन ने यहीं रोक लिया। और अब अपन क्या करते हैं, इसमें आगे देखते हैं अपन कि अब यदि कार्नो इंजन, अब अपन ने क्या किया, अब यदि कार्नो इंजन अज्ञात ताप, अब अपन लेके चल रहे यहाँ पर है ना, जो ताप अपने को पता नहीं, अज्ञात ताप टो वे टो आई के मध्य कार्य करता हो, अर्थात टो पर कितनी क्यू ऊष्मा ग्रहण करता है ना, टो पर तो कितनी ऊष्मा ग्रहण करता है क्यू, तथा टो आई पर कितनी क्यू आई ऊष्मा निष्कासित करता हो। तो आपके पास अब इसको ऐसे लिख सकते हैं टो अपॉन टो आई बराबर क्यू अपॉन क्यू आई। ठीक, अब यहाँ अपने को अज्ञात ताप टो चाहिए, तो टो बराबर टो आई उधर चला गया, टो आई इंटू क्यू अपॉन क्यू आई। ठीक है, अब देखिए टो आई का मान रखने पर, तो चलो अपन ने टो आई का मान रखा, तो 100 क्यू आई अपॉन क्यू एस माइनस क्यू आई, टो आई का मान रख दिया 100 क्यू आई अपॉन क्यू एस माइनस क्यू आई इंटू क्यू अपॉन क्यू आई। तो क्यू आई से क्यू आई कट गया, और आपके पास टो बराबर कितना हो गया 100 क्यू अपॉन क्यू एस माइनस क्यू आई। तो उपरोक्त समीकरण से अज्ञात ताप टो का निर्धारण किया जा सकता है। ये आपके पास मान हो गया टो का मान कंप्लीट। ठीक, अब आपके पास नया टॉपिक आएगा एक, और वो नया टॉपिक है आपका ऊष्मागतिक ताप पैमाना तथा गैस ताप पैमाने की तुल्यता। ऊष्मागतिकी ताप पैमाना, है ना, ऊष्मागतिकी ताप पैमाना तथा गैस ताप पैमाना की तुल्यता, दोनों में क्या रिलेशन है ना, तथा गैस ताप पैमाने की तुल्यता, है ना। आप चाहो तो इसको ऐसे ही बता सकते हो कि इक्विवेलेंस ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल ऊष्मागतिक ताप पैमाना विथ आइडियल गैस स्केल, एब्सोल्यूट या थर्मोडायनेमिक्स टेम्परेचर स्केल, थर्मोडायनेमिक्स टेम्परेचर स्केल विथ आइडियल गैस स्केल। ठीक है, ये आपका टॉपिक है कि इसमें अपने को तुल्यता बतानी है ना। एक बार वापस देखिए कि अपना टॉपिक जो है ना वो क्या है कि इतना सही बच्चा है यार अपने पास, फिर तो अपने पास मैटर भी पूरा कंप्लीट हो रहा है कि ऊष्मागतिक ताप पैमाना और गैस ताप पैमाने की तुल्यता क्या होती हैं वो अपने को देखना है ना, कि रिलेशन बिटवीन थर्मोडायनेमिक्स टेम्परेचर स्केल एंड गैस टेम्परेचर स्केल में क्या रिलेशन होता है ये अपने को देखना। दोनों पैमाने अगर अपन एक साथ ले ले, एक तो आपको पता है टो एस वे टो आई होता है, या टो टू वे
टो आई होता है जो अपने पास आया हुआ है, वो कौन सा है, थर्मोडायनेमिक्स टेम्परेचर स्केल, और इसका होता है TS/TI, गैस ताप पैमाने जो अपन जनरली यूज करते हैं ना, TS/TI, या इसको अपन क्या दे सकते हैं, T2/T1। तो आपस में एक दूसरे में इनमें क्या रिलेशन होता है वो अपन यहाँ पर देखेंगे, है ना। तो चलो आइए, अपने पास हो जाएगा सबसे पहले कि हम जानते हैं कि, है ना, हम जानते हैं कि, ना, हम जानते हैं कि आदर्श गैस तापमापी द्वारा, आदर्श गैस तापमापी द्वारा, हम जानते हैं कि आदर्श गैस तापमापी द्वारा हम जानते हैं कि तापमापी द्वारा मापे गए, आदर्श गैस तापमापी द्वारा मापे गए तापमापी क्रम से, मापे गए तापमापी क्रम से T1 व T2 हो तो क्या हो, T1 व T2 हो तो, है ना, आदर्श गैस मापी द्वारा मापे गए तापक्रम से T1 व T2 हो तो इस स्थिति में, हो तो इस स्थिति में कार्नो इंजन की दक्षता कितनी हो जाएगी, इस स्थिति में कार्नो इंजन की दक्षता नीटा बराबर 1 - T2/T1, जैसा कि अपने को पता है। इसको बना लिया अपन ने इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब आगे चलिए आप, लेकिन ऊष्मागतिक ताप पैमाने आपको पता है, लेकिन ऊष्मागतिक ताप पैमाने में, है ना, लेकिन ऊष्मागतिक ताप पैमाने में मापे गए तापक्रम से, मापे गए तापक्रम से ऊष्मागतिक के अंदर, है ना, ऊष्मागतिक ताप पैमाने में मापे गए तापक्रम से T1 व T2 हो तो, अपन इसमें T1 T2 लेते हैं, T1 व T2 हो तो कार्नो इंजन की दक्षता, कार्नो इंजन की दक्षता कितनी हो जाएगी, कार्नो इंजन की दक्षता नीटा बराबर 1 - T2/T1, इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है, अब आप देखिए समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से अगर अपन दोनों समीकरणों को ध्यान से देखते हैं, 1 मिनट रुकिएगा, नीटा बराबर 1 - T2/T1, समीकरण 2। समीकरण 1 व 2 से क्या हो रहा है कि जो T2/T1 है ना, वो बराबर हो रहे T2/T1 के। एक तो ये चीज़ होगी अपने पास कि T2/T1 किसके बराबर हो रहा है, T2/T1 के। ये आप और देखिए कि एक तो लाइन ये लिख सकते हैं अपन कि अर्थात इन ताप पैमानों पर, अर्थात इन ताप पैमानों पर किन्हीं दो तापों की निष्पत्ति क्या होगी, समान होगी। किन्हीं दो तापों की निष्पत्ति, निष्पत्ति का मतलब ये अनुपात होता है ना, किन्हीं दो तापों की निष्पत्ति, है ना, यानी रेशो समान होगी, है ना। दिख रहा है आपको, सामने ही दिख रहा है ना, कि इन ताप में जो ताप दिख रहे हैं आपको, इन ताप पैमानों पर किन्हीं दो तापों की निष्पत्ति यानी अनुपात क्या होगा, समान होगा। अब अपन पुनः इसमें चेंज कर सकते हैं, वी डेट क्या चीज़ चेंज कर सकते हैं अपन, कि आपको पता है कि TS - TI बराबर 100, ये इसी को अपन क्या लिख सकते हैं, TS - TI, है ना। तो इस कंडीशन में अपने पास हो जाएगा कि प्रत्येक टेम्परेचर, अगर आप इसको ध्यान से देखो, इसको देखो, तो TS वो किसके बराबर हो जाएगा, TS के। एक तो ये चीज़ होगी आपके पास TS बराबर TS, या एक क्या हो जाएगा आपके पास
टो आई बराबर टी आई। ये भी हो जाएगा आपके पास टो आई बराबर टी आई। तो अपन लिखेंगे लास्ट में कि उपरोक्त स्थिति से स्पष्ट है, उपरोक्त स्थिति से स्पष्ट है कि ऊष्मागतिक ताप पैमाना, ऊष्मागति से स्पष्ट है कि ऊष्मागतिक ताप पैमाना, ऊष्मागतिक ताप पैमाना व गैस ताप पैमाना है ना, ऊष्मागतिक ताप पैमाना व गैस ताप पैमाना सभी रूपों में समान पाए जाते हैं, सभी रूपों में समान पाए जाते हैं। ठीक है, ये आपका कंप्लीट ऊष्मागतिक ताप पैमाना और गैस ताप पैमाना क्या होगा, सभी रूपों में समान पाए जाएगा, है ना। यही चीज़ अपने को देखनी थी, है ना। तो एक बार वापस देख लीजिए आप कि अपना टॉपिक तो वो क्या था, ऊष्मागतिक ताप पैमाना तथा गैस ताप पैमाने की अपने को इक्विवेलेंस बताना। दोनों इक्वल आए, हर रूप में इक्वल आए। अब वो कैसा आया वो अपने देखा कि इक्विवेलेंस ऑफ थर्मोडायनेमिक्स टेम्परेचर स्केल विद आइडियल गैस स्केल, है ना। तो देखिए आप एक बार अपन इसको समझते हैं कि हम जानते हैं कि आदर्श गैस तापमापी द्वारा जब अपन गैस तापमापी देखते हैं तो वहाँ पर मापे गए ताप क्या होते हैं, वहाँ पर मापे गए ताप क्रम से क्या हो, T1 और T2 हो। तो इस स्थिति में कार्नो इंजन की दक्षता इफिशिएंसी ऑफ कार्नो साइकिल नीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 माइनस T2 अपॉन T1, इसमें अपन ये लेते हैं। लेकिन अब अपने को पता है ऊष्मागतिक ताप पैमाने में मापे गए ताप क्या हो क्रम से टो1 व टो2 हो। तो ऊष्मागतिक में ये हो तो कार्नो इंजन की दक्षता कितनी हो जाएगी आपको पता है, नीटा बराबर 1 माइनस टो2 अपॉन टो1। यही करेंगे अपन, नीटा बराबर 1 माइनस टो2 अपॉन टो1। तो समीकरण 1 व 2 से देखिएगा आप कि T2 अपॉन T1 किसके बराबर हो गया, टो2 अपॉन टो1। T2 अपॉन T1 किसके बराबर हो गया, टो2 अपॉन टो1 के। ये चीज़ हो जाएगी। तो अपन लिख सकते हैं कि अर्थात इन ताप पैमानों पर किन्हीं दो तापों की रेशो क्या होती है, समान होती है। एक तो ये चीज़ होगी। अब अपन इसको पुनः चेंज कर सकते हैं। अपने को पता है कि टो एस माइनस टो ई कितना होता है 100 और यही किसके बराबर होगा टी एस माइनस टी ए के। इसका मतलब टो एस टेम्परेचर टी एस के बराबर होगा, टो आई टेम्परेचर टी ए के बराबर होगा, है ना। तो कुल मिलाकर उपरोक्त स्थिति से स्पष्ट है कि ऊष्मागतिक ताप पैमाना व गैस ताप पैमाना क्या होता है, सभी रूपों में समान पाए जाते हैं। कुल मिलाकर थर्मोडायनेमिक स्केल ऑफ टेम्परेचर एंड गैस टेम्परेचर और स्केल क्या होता है, सभी रूपों में समान होते हैं। ठीक है, यहाँ पर यही चीज़। तो आपके 3 टॉपिक कंप्लीट हो गए आज के, देखिएगा, है ना। सबसे पहला हुआ अपने पास, सबसे पहला जो है ना अपने पास वो कौन सा हुआ, वो हुआ अपने पास ऊष्मागतिक ताप पैमाने में एक अंश का आकार, साइज ऑफ 1 डिग्री अपन ने निकाली। पूरा ये सारी चीज़ें है ना सिस्टमेटिक तरीके से लिखी हुई है। आप जब कंप्लीटली नोट्स बनाओगे तब जाके आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आए, है ना। सारे नोट्स कंप्लीटली लिखे हुए हैं और अपने पास आया कि टो एस माइनस टो ई बराबर 100, एक अंश का आकार ये होता है ना पूरा थ्योरी रूप से। फिर उसके बाद अपन ने निकाला अज्ञात ताप ज्ञात करना, डिटरमाइन अननोन टेम्परेचर, इसी का पार्ट निकला, है ना। अगर आपको कोई अज्ञात ताप के निर्धारण का पूछ ले तो आपको क्या करना, उसके अंदर ये सारा सिस्टमेटिक तरीके है ना, हर एक लाइन आपकी कंप्लीटली सोल्व है। और पूरा जब अपन ने सॉल्यूशन देखा तो सॉल्यूशन देखने पर अपने पास ये चीज़ आई, है ना, सिस्टमेटिक तरीके से 1 बाई 1। जब आप 1 बाई 1 एक एक लाइन को देखोगे ना तो एक एक लाइन लिए आप कंप्लीटली सोल्व करोगे ऐसे, तो अपने पास आ गया ये टो बराबर 100 क्यू अपॉन क्यू एस माइनस क्यू आई। ये कोई कार्नो इंजन है जो टो है टो ई के मध्य कार्य करता हो। अगर टो ई गिवन है, टो अननोन है तो ये अपन ने निकाल लिया ऐसे, है ना, 100 क्यू अपॉन क्यू एस माइनस क्यू आई। ठीक है, फिर उसके बाद अपन ने निकाला ऊष्मागतिक ताप पैमाना तथा गैस ताप पैमाने की तुल्यता, इक्विवेलेंस ऑफ थर्मोडायनेमिक्स टेम्परेचर स्केल विद आइडियल गैस स्केल। तो इसका सारा सिस्टमेटिक तरीके से पूरा रूप कंप्लीट है। और बाद में जब अपने डिस्कस निकाला तो अपने पास आया कि ऊष्मागतिक ताप पैमाना और गैस ताप पैमाना सभी रूपों में क्या होता है, समान पाया जाता है ना। ये चीज़ है अपने पास। अब अगला है ऊष्मागतिकी का तृतीय नियम। अच्छा टॉपिक है ये भी, इसको भी अपन करते हैं। ऊष्मागतिकी का तृतीय नियम, थर्ड लॉ, जो मैंने पता था ना लास्ट अपन 3 नियम पढ़ेंगे इसमें, तो तृतीय नियम यहाँ पर आ जाता है ना। ऊष्मागतिकी का तृतीय नियम, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स।
है ना। थर्ड लॉ क्या हो जाएगा, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ऊष्मागतिकी का तृतीय नियम, है ना। तो आइए, तो इसमें क्या हुआ कि इसमें अलग अलग कथन है, इसमें भी अलग अलग कथन है, इसमें भी क्या है, अलग अलग कथन है। इस नियम के भी अलग अलग कथन है ना। इस नियम के भी क्या है, अलग अलग कथन है। ओके, अलग अलग कथन क्या है, तो सबसे पहले है नैनसर्ट ऊष्मा प्रमेय, ठीक है। पहली क्या है, नैनसर्ट ने दी थी, तो नैनसर्ट ऊष्मा प्रमेय, पहला कथन नैनसर्ट ने दिया था, तो नैनसर्ट ऊष्मा प्रमेय। तो अपन लिखेंगे कि इसके अनुसार परम ताप पर, इसके अनुसार परम ताप पर तंत्र की एंट्रोपी शून्य होती है। तंत्र की एंट्रोपी शून्य होती हैं तथा आगे की ओर अग्रसर होती है, तथा आगे की ओर अग्रसर होती है। पूरा है ना एंट्रोपी से रिलेटेड है। आपका जो थर्ड लॉ है ना, वो आपका तीसरा नियम पूरा डिपेंड करा एंट्रोपी। और अपन ने जब एंट्रोपी निकाली थी तो मैंने आपको क्या बताया कि विश्व की एंट्रोपी लगातार बढ़ रही है। यानी उत्क्रमणीय प्रक्रम में सबसे पहले अपन ने देखा, उत्क्रमणीय प्रक्रम में एंट्रोपी में परिवर्तन कितना था, शून्य। और जब अपन पहुंचे अनुत्क्रमणीय प्रक्रम, है ना, सारी चीजें अपन ने सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ी थी। जब अपन कहाँ पहुंचे, अनुत्क्रमणीय प्रक्रम में पढ़े, तब उसकी एंट्रोपी क्या हो जाती, पॉजिटिव। यानी कुल मिलाकर देखे शून्य से बढ़ रही है, शून्य से हमेशा क्या हो रही है, एंट्रोपी बढ़ रही है, घट तो कभी नहीं रही है ना। तो इसी से एंट्रोपी से ही ऊष्मागतिकी का थर्ड लॉ दिया गया है ना। तो चलो आइए एक बार पुनः देखते हैं अपन, जो इसका थर्ड लॉ है वो क्या कह रहा है कि नैनसर्ट ऊष्मा प्रमेय क्या थी कि इसके अनुसार परम ताप पर तंत्र की एंट्रोपी क्या होती है, शून्य होती है तथा आगे की ओर अग्रसर होती है, कुल मिलाकर बढ़ रही है। फिर उसके बाद सेकंड नियम क्या दिया गया इसका, मैक्स प्लांक का कथन। सेकंड जो था ना वो किसका है, मैक्स प्लांक का कथन, मैक्स प्लांक का कथन, ठीक है। इसके अंदर क्या है कि इनके अनुसार तंत्र की कुल एंट्रोपी सब मिलती जुलती है, बस हल्का इन्होंने ऊपर नीचे कर रखा है ना। इनके अनुसार तंत्र की कुल एंट्रोपी, तंत्र की कुल एंट्रोपी परम शून्य ताप पर, तंत्र की कुल एंट्रोपी परम शून्य ताप पर, परम शून्य ताप पर शून्य होती हैं, है ना। स्टार्टिंग में कितनी हो रही हैं, शून्य हो रही हैं, कि तंत्र की कुल एंट्रोपी परम शून्य ताप पर शून्य होती हैं, अर्थात परम शून्य ताप पर, अर्थात परम शून्य ताप पर ठोस या द्रव की एंट्रोपी, ठोस या द्रव की एंट्रोपी शून्य होगी। बस कुल मिलाकर आपको जीरो रखना है। परम शून्य ताप पर इसकी एंट्रोपी क्या हो रही है, जीरो हो रही। बस वहीं पर अपने को क्या करना है, ध्यान रखना है ना। तो मैक्स प्लांक का कथन क्या कहा, मैक्स प्लांक का कथन हो गया कि इनके अनुसार तंत्र की कुल एंट्रोपी, है ना, तंत्र की जो कुल एंट्रोपी है वो परम शून्य ताप पर शून्य होती है। तंत्र की कुल एंट्रोपी परम शून्य ताप पर क्या होती है, शून्य होती है, अर्थात परम शून्य ताप पर ठोस या द्रव की एंट्रोपी कितनी होगी, शून्य होगी, है ना। वही चीज़ यहाँ पर लागू हो गई। फिर उसके बाद आपके पास थर्ड नियम आया। थर्ड नियम आया आपके पास लेविस तथा रेंडल का कथन। नियम वो का वही, अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग कथन दिए, है ना। लेविस तथा रेंडल का कथन, लेविस तथा रेंडल, लेविस तथा
रेंडल का कथन, है ना। उसने भी अपना वो स्टेटमेंट दिया, क्या दिया कि इसके अनुसार प्रत्येक तंत्र की एंट्रोपी, इनके अनुसार प्रत्येक तंत्र की एंट्रोपी, प्रत्येक तंत्र की एंट्रोपी परिमित एवं धनात्मक होती है। परिमित एवं क्या होती है, धनात्मक होती है। कुल मिलाकर बढ़ेगी और फाइनाइट भी होगी, है ना। परिमित एवं धनात्मक होती हैं, परिमित एवं धनात्मक होती हैं, लेकिन परम शून्यता पर एंट्रोपी का मान शून्य हो जाता है। लेकिन परम शून्यता पर एंट्रोपी का मान कितना हो जाता है, शून्य हो जाता है। बस वो की वही चीज़ें, इसके अनुसार भी वो की वही चीज़ें हैं कि अलग अलग टेम्परेचर पर इसकी एंट्रोपी क्या हो रही है, अलग अलग हो रही है। लेकिन जैसे ही देखो, है ना, इनके अनुसार प्रत्येक तंत्र की एंट्रोपी क्या होती है, फाइनाइट होती है और पॉजिटिव होती है। लेकिन जैसे ही परम शून्यता पर पहुंची और वहाँ पर एंट्रोपी का मान कितना हो जाता है, वहाँ पर एंट्रोपी का मान शून्य हो जाता है। ठीक है, तो ये आपके 3-4 जो टॉपिक थे ना, आज पूरे कंप्लीट है ना। सबसे पहले अपन ने क्या पढ़ा, सबसे पहले अपन ने पढ़ा, एक बार वापस देख लेते हैं अपन, रिकॉल कर लेते हैं इनको, कि ऊष्मागतिक ताप पैमाने के एक अंश का आकार, उसको अपन ने कंप्लीट किया, द साइज ऑफ 1 डिग्री, है ना। फिर उसके बाद अपन पहुँचे डिटरमाइन अननोन टेम्परेचर, अननोन टेम्परेचर अपन ने फाइंड आउट किया, है ना, जो बिल्कुल दिख रहा अपने को, कंप्लीटली वहाँ तक गए। और फिर उसके बाद अपन ने निकाला, ये निकला है ना, टो बराबर 100 Q अपॉन QS माइनस QI, है ना। टो बराबर 100 Q अपॉन QS माइनस QI, अननोन टेम्परेचर हो गया। फिर उसके बाद अपन ने निकाला ऊष्मागतिक ताप पैमाने और गैस ताप पैमाने की तुल्यता, तो ये सभी रूपों में समान पाया जाता है। अपने पास आया ना, टो S बराबर TS और टो I बराबर TA, यानी सभी रूपों में ऊष्मागतिक ताप पैमाना आपका इक्विवेलेंस पाया गया। फिर उसके बाद अपन ने पढ़ा ऊष्मागतिकी का तृतीय नियम, वो पूरा एंट्रोपी पर डिपेंड करता है। ऊष्मागतिकी का तृतीय नियम किस पे डिपेंड करता है, ऊष्मागतिकी का तृतीय नियम पूरा एंट्रोपी पर डिपेंड करता है ना। जो इसमें किस किस का कथन हो गया कि इस नियम में नेल्सन ऊष्मा प्रमेय का कथन दिया अपन ने। फिर उसके बाद मैक्स प्लांक ने भी कथन दिया। कुल मिलाकर वही दिया है ना कि परम शून्य ताप पर तो एंट्रोपी क्या होती है, शून्य होती है। अगर अपन कंक्लूजन निकाले ना, निष्कर्ष क्या निकल रहा है कि परम शून्य ताप पर एंट्रोपी शून्य होती है, और या फिर इसकी एंट्रोपी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही, बढ़ रही है। वही सारी चीज़ें मैक्स प्लांक ने दिया, फिर लेविस और रेंडल ने दिया, ये सारी चीज़ें यहाँ पर क्या हो रही है, कंप्लीट हो रही है ना। तो अगर आप आज की क्वेश्चन लिखना चाहो तो आज की क्वेश्चन हो जाएंगे आपके, है ना, आज की क्वेश्चन हो जाएंगे अपने पास। क्वेश्चन नंबर 1 हो जाएगा आपका कि ऊष्मागतिक ताप पैमाने के, ऊष्मागतिक ताप पैमाने के एक अंश का आकार बताते हुए, कि एक अंश का आकार बताते हुए अज्ञात ताप का निर्धारण कीजिए। हुए ना, अज्ञात ताप का आपको क्या करना है, निर्धारण करना है ना। अज्ञात ताप का निर्धारण कीजिए, एक तो ये क्वेश्चन हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगा आपका कि ऊष्मागतिक ताप पैमाने का वर्णन करो। अच्छा क्वेश्चन ये भी, ऊष्मागतिक ताप पैमाने का, ऊष्मागतिक ताप पैमाने का वर्णन करो तथा इसकी क्षमता, इक्विवेलेंस है ना, तथा इसकी समता, इक्विवेलेंस जो था ना, इक्विवेलेंस तथा इसकी क्षमता आदर्श गैस पैमाने से स्थापित करो। इक्विवेलेंस आदर्श गैस पैमाने से स्थापित करो,
ना, अपन ने देखा था कि ये सभी रूपों में क्या पाया जाता है, समान पाया जाता है, वही चीज़ यहाँ पर बतानी है ना। ऊष्मागतिक ताप पैमाना जो अपन ने पहले पढ़ा था ना, उसको आपको बताना है और इसकी इक्विवेलेंस बतानी है आदर्श गैस पैमाने से स्थापित करो, ठीक है। और तीसरा क्वेश्चन हो जाएगा आपका ऊष्मागतिकी के तृतीय नियम के कथन लिखिए। ऊष्मागतिकी के तृतीय नियम का कथन लिखिए। ये तीनों क्वेश्चन आपको करने हैं ना, तृतीय नियम का कथन देना आपको है ना, कथन लिखिए। ओके, ये आपको तीनों ध्यान से पढ़िएगा, पूरी कंप्लीट आपके पास सीक्वेंस रूप से हो गया है, तो अब आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। क्वेश्चन थर्मोडायनेमिक्स का हो गया, एक इसके ताप पैमाने का बताना है आपको, और एक इसका आपको थर्ड नियम पढ़ना है। तो इनको आप ध्यान से करिएगा और कोई भी दिक्कत है तो आप मेरे को पूछ सकते हो है ना। कल अपन क्या करेंगे, इससे रिलेटेड कुछ